नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे प्रोविजन चैनल। मेरा नाम है शिवम। प्रोविजन चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके प्रोविजन चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल का आइकन जरूर दबा दें ताकि हर मुद्दे पर हर वीडियो आपके घर तक पहुंच सके। आओ आज की हम ये वीडियो शुरू करते हैं। मुफ्त वाले वायदे। भाजपा अब अपने चुनावी घोषणा पत्र में लोक लुभाने वादे या कुछ मुफ्त देने का ऐलान नहीं करेगी। इसकी जगह ऐसे मुद्दे शामिल किए जाएंगे जिससे कोई असेट बन सके या जो मानव विकास में काम आए। इसी साल होने वाले गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी इसकी झलक दिखेगी। पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में चुनावों में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वालों दलों पर परोक्ष रूप से तंज कसा गया था। इस पर भी सियासी हमले भी हुए। इन सब के बीच भाजपा में यह आम राय बनी है कि पार्टी को चुनाव के दौरान भाषणों या अपने घोषणा पत्र में मुफ्त वाली घोषणाएं नहीं करनी चाहिए। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही इस मुद्दे पर पार्टी एक बैठक होगी जिसमें फ्रीबीज खत्म करके इसका वैकल्पिक मॉडल या अपनाया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। यानी भाजपा अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादे तो करेगी लेकिन मुफ्त में सामान जैसे कि स्कूटी, साइकिल, टीवी, फ्रिज, मुफ्त बिजली, पानी या ट्रांसपोर्ट जैसे वादे से बचेगी। यूं बदलेंगे वादे। मुफ्त में साइकिल देने की जगह किस्तों में बिना ब्याज का ऑफर देंगे। फ्री में साइकिल देने की जगह यह वादा किया जा सकता है कि सरकार साइकिल देगी जिसका भुगतान 24 या 48 किस्तों में बिना ब्याज के किया जा सकता है। सरकार बनने पर 10वीं की जगह पर 8वीं के छात्रों को भी 70% अंक लाने पर वजीफा मिलेगा। 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह अपने गांव में तालाब बनाना चाहे तो सरकार उसकी आर्थिक मदद करेगी। 5 साल में आसान किस्तों में सरकार से प्राप्त रकम भुगतान किया जाएगा। फ्री बांटने का कल्चर बदलने की आर्थिक संकट ना हो। फ्री बीज पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त है। कोर्ट चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कह चुकी है। आर्थिक मामलों से जुड़े लोगों की राय है फ्री बीज कल्चर से राज्य भीषण आर्थिक संकट में फंस सकता है। पड़ोसी देश श्रीलंका उदाहरण है। कैसे श्रीलंका के अंदर भूखमरी पैदा हो गई है। अभी प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं। वहां की आर्थिक संकट बहुत ही गंभीर है। राज्य इकाइयों की एक बैठक पर संवाद करें। भाजपा जल्द ही अपनी सभी राज्य इकाइयों से मुद्दे पर संवाद करेगी और चुनावी वादों को आर्थिक रूप से कैसे समायोजित किया जाए ताकि यह फ्री बीज की श्रेणी से बाहर आ सके। इसके सुझाव मांगेगी। भाजपा जल्द अपनी सभी राज्य इकाइयों से इस मुद्दे पर संवाद करेगी और चुनावी वादों को आर्थिक रूप से कैसे समायोजित किया जाए ताकि यह फ्री बीज की श्रेणी से बाहर आ सके।
इसके सुझाव मांगेंगे। गुजरात और हिमाचल चुनाव में इसकी औपचारिक शुरुआत की जाएगी। दर्शकों, जैसे कि आपको पता ही है कि श्रीलंका का कैसा बुरा हाल हुआ है। फ्री बिजली, फ्री पानी, हर चीज फ्री कर देने से भारत के किसानों के लिए इंडोनेशिया की पोर्ट से 78,000 मीट्रिक टन यूरिया लेकर 2 जहाज चले, लेकिन रास्ते में अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत बढ़ने से दोनों जहाजों पर लदा यूरिया चीन में बेच दिया गया। इस हेरा फेरी की वजह से जो यूरिया भारतीय किसानों को अप्रैल महीने में मिल जाती, वह जून महीने में मिल पाई। इसके लिए सप्लायर कंपनी अंबर फर्टिलाइजर को जिम्मेदार ठहराया। सूत्रों का कहना है कि 20 मार्च को इंडोनेशिया की बंदरगाह से 78,000 मीट्रिक टन यूरिया लेकर 2 जहाज भारत के लिए चले। एक जहाज को गुजरात में मुद्रा और दूसरे को विशाखापट्टनम में काकीनाडा बंदरगाह पहुंचना था। इस समय यूरिया की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 3 गुना तक बढ़ गई थी। इसी वजह से सप्लायर कंपनी ने किसी और कंपनी से समझौता कर लिया और यूरिया से लदे दोनों जहाज भारत की जगह चीन के बंदरगाह पर पहुंचा दिया और वहां से किसी और को बेच गया। हालांकि सरकार को आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। तो दर्शकों, जैसा कि आपको पता ही है, दिल्ली के अंदर शराब नीति को लेकर कितना हंगामा मच गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दोबारा दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के टेंडर में हुए करोड़ों घोटाले की सीबीआई को जांच के आदेश देने के बाद शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए नेता विपक्ष रामवीर सिंह भदौड़ी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला किया, जिसका डर केजरीवाल जी को सता रहा है। उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। आबकारी नीति के तहत केजरीवाल ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाया। केजरीवाल शराब माफियों के दबाव में और खुद के जेब भरने की लालच में धृतराष्ट्र बने हुए हैं। पहले 2.5% ठेकेदारों को मिलने वाली कमीशन को बढ़ाकर 12.5% कर दिया। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने आबकारी नीति में घोटाले और बिना कैबिनेट अप्रूवल के शराब माफियों को 100 करोड़ से अधिक राशि छूट देने के विरोध सीएम केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कई भाजपा नेताओं को दिल्ली पुलिस हिरासत में भी लिया। भदौड़ी ने कहा कि डिप्टी सीएम सिसोदिया की गिरफ्तारी तक भाजपा का आंदोलन चलता रहेगा। हम दिल्ली सरकार का विरोध करते रहेंगे। आबकारी नीति के उल्लंघन के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति में आंखट तक डूबने की बात की हुई है। उनके विरुद्ध धरना दिया है और बाद में प्रदर्शन किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि शराब के ठेकों का विरोध और उसका ढोंग करके सत्ता में आए आप दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित सरकारी एजेंसियों की दुकानों के माध्यम से शराब की बिक्री का निरंतर पूरी तरह से समाप्त कर मास्टर प्लान का उल्लंघन कर गली गली में न केवल शराब की दुकानें खोल दी गई, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारों
चर्च स्कूलों के पास भी शराब के दुकान का लाइसेंस जारी किया है। सिसोदिया के घर पर प्रदर्शन के दौरान आदेश गुप्ता ने मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग की। हम लोग यहाँ सड़क पर हैं। विधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने शराब माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए 21 दिन के ड्राई डे को घटाकर 3 दिन का कर दिया। शराब माफियों ने एक मोटी रकम वसूल की है। शराब माफियों से एक मोटी रकम वसूल की है। विधूड़ी ने कहा कि दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेके किस आधार पर दिए। विदेशी शराब पर 50 रुपए की छूट देने की परमिशन किसने दी। दिल्ली में सितंबर में लागू की गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के टेंडर में गैर कानूनी रूप से बदलाव और लागू करने वाले अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। एलजी हाउस में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उपराज्य वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गई आबकारी नीति के टेंडर में गैर कानूनी रूप से बदलाव करने और उसे लागू करने वाले अधिकारियों का पहचान करने का आदेश दिया है। आओ थोड़ा रुक करते हैं पंजाब की ओर। 1997 के विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल ने किसानों को मुफ्त पानी देने की घोषणा की थी। उसने पूछा कि ज्यादातर किसान ट्यूबवेल लगाकर काम चलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके बिजली का खर्च सरकार उठाएगी। उस समय 350 करोड़ रुपए का खर्च आता था। किसानों ने इसकी मांग नहीं की थी। यह खर्च बढ़ते हुए आज 25 साल बाद 7500 करोड़ हो चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस टिप्पणी से पंजाब को सीख लेनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि श्रीलंका की मौजूदा स्थिति मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के कारण हुई है। पंजाब में 2007 में एक बार फिर से चुनावी रेवड़ियां बांटते हुए शिरोमणि अकाली दल भाजपा के गठन ने गरीब लोगों को 4 रुपए किलो आटा व 20 रुपए किलो दाल देने का ऐलान किया। गठबंधन सत्ता में आ गया, लेकिन हर साल 1200 करोड़ रुपए का बोझ खजाने पर पड़ गया। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी किसानों का कर्ज माफ करने व उद्योगों को 5 रुपए प्रति यूनिट देने का वायदा किया। वादे को पूरा करने के लिए सरकार ने 6000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और किसानों का कर्ज माफ कर दिया। उद्योगों को 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने से भी हर साल 1900 करोड़ का बोझ खजाने पर पड़ गया। इसके अलावा 27 लाख वृद्धों, आश्रित बच्चों, विधवाओं को 1500 रुपए पेंशन आदि देने पर भी हर साल 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहा है। 1986 में जो पंजाब के कैश सरप्लस था, आज 3 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज पर भार से दबा हुआ। खर्चों को पूरा करने के लिए या तो राज्य सरकार की निर्भरता, केंद्रीय ग्रांट व केंद्रीय योजनाएं आदि, या फिर वह कर्ज से काम चला रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले कर्ज के मूल्य और ब्याज को चुकाने के लिए ही कर्ज लेना पड़ रहा है। पिछली सरकारों ने राज्य की आमदनी बढ़ाने व जीडीपी को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया। आज जीएसटी की मुआवजा राशि बंद हो गई है।
ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पिछली सरकारों से कुछ हटकर कर रही है, वह भी खूब चुनावी रेवड़ियां बांट रही है। हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने से अब कुल 15,845 करोड़ रुपए की सब्सिडी हो गई है। तो दर्शकों, अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी की, जो कि अभी अभी राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार आदिवासी समाज से आने वाली महिला द्रौपदी मुर्मू की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक करार दिया है। तीसरे चरण की मतगणना में निर्णायक बना लेने के बाद प्रधानमंत्री खुद उन्हें बधाई देने पहुंचे। विधायक, मंत्री और झारखंड के राज्यपाल के रूप में उनके योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने उनके बेहतरीन राष्ट्रपति साबित होने की उम्मीद जताई है। साथ ही मुर्मू की जीत में सहयोग करने वाले सभी विधायकों को और सांसदों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू की जीत को भारत के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत बताते हुए कहा कि पूर्वी भारत के सुदूर गांव से आने वाली पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति चुनकर भारत ने नया इतिहास रचा है। मैं यह और भी खास हो जाता है जब 130 करोड़ भारतीय देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू का जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने कहा कि मुर्मू का हर संघर्ष, उनकी सेवा और उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करेगी। वह हर भारतीय, खासकर गरीब, पिछड़े और हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरेगी। प्रधानमंत्री मुर्मू के विधायक और मंत्री के साथ ही झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्यकाल को बेहतरीन बताया और उन्होंने भरोसा जताया कि मुर्मू बेहतरीन राष्ट्रपति भी साबित होंगे, जो देश को आगे भारत की विकास यात्रा को और भी मजबूत करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा भारत के मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए गुरुवार को कहा कि अगर उनके पिता पीएम संगमा जीवित होते तो वह आज सबसे ज्यादा गर्व करने वाली व्यक्ति होते। राज्य के आदिवासी नेता जीजी स्वेल ने 1992 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे, जबकि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीएम संगमा ने 2022 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था और पराजित हो गए थे। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा, यह मेरे लिए संतुष्ट और खुशी की बात है। अगर मेरे पिता पीएम संगमा, जिन्होंने इस विचार की नींव रखी थी, जीवित होते तो वह इस दिन को देखने वाले सबसे गौरव व्यक्ति होते। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में इस देश के इतिहास में एक महान और ऐतिहासिक क्षण है, जब राष्ट्रपति पद पर एक आदिवासी महिला आसीन हो जा रही है। कुछ साल पहले ऐसा विचार अकल्पनीय रहा होगा। कोनराड ने कहा, यह तथ्य दर्शाता है कि यह देश कितना महान है। राष्ट्रपति चुनाव में बिहार में भी क्रॉस वोटिंग हुई। द्रौपदी मुर्मू को अनुमान से 7 ज्यादा वोटें मिली। 243 सदस्य बिहार विधानसभा के 241 सदस्यों ने वोट किया।
इनमें से 2 वोट रद्द हो गई। इस तरह कुल 239 वोट वैध माने गए। सदस्यों की संख्या के अनुसार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 126 और यशवंत सिन्हा के पक्ष में 115 वोट दिख रहे थे, किंतु द्रौपदी को 133 सदस्यों ने वोट दिया और यशवंत को मात्र 106 वोट मिले। द्रौपदी को अनुमान से 7 ज्यादा और यशवंत को 9 वोट कम मिले। जिन 2 सदस्यों के वोट रद्द हुए उनके बारे में स्पष्ट नहीं है कि वे किसके पक्ष के थे। अगर एनडीए पक्ष के होंगे तो क्रॉस वोटिंग की संख्या में 2 और वृद्धि हो सकती है। उल्लेखनीय है कि बिहार में प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य 173 है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर के चारों तरफ जश्न का माहौल। रायरंगपुर की बेटी द्रौपदी मुर्मू की जीत के लिए प्रार्थनाएं हो रही थी। रायरंगपुर के मोहलडीला स्थित शहरी आवास के बाहर ढोल नगाड़े की धुन पर पारंपरिक वेशभूषा में नाच गान हो रहा था। उनके पैतृक गांव ऊपर बेड़ा स्थिर आवास में स्वजन घर के आंगन में पूजा अर्चना कर रहे थे। माहौल बता रहा था कि रायरंगपुरा का जोश रायसीना से किसी भी तरह से कम नहीं है। ऊपर बेड़ा में द्रौपदी मुर्मू की जीत के लिए गांव के लोग बकायदा संताली गीत गाते नजर आए। बीच बीच में ढोल नगाड़े की थाप ये बता रही थी कि द्रौपदी मुर्मू ने रायरंगपुरा से रायसीना का सफर पूरा कर लिया है। मोहडिया स्थित शहरी आवास में आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत द्रौपदी मुर्मू से छोटे तारीन सैम ट्रूडो और उनकी पत्नी सुब्रमणी ट्रूडो स्वयं कर रही थी। द्रौपदी मुर्मू अपने दोनों भाइयों से बड़ी है। तारिणी की पत्नी सुब्रमणी ने कहा कि आज जश्न का दिन है। द्रौपदी मुर्मू दीदी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है। आओ आप लोग भी लड्डू खाएं और हमारे जश्न में शामिल हो जाएं। दूसरे कमरे में बैठे तारिणी सैम ट्रूडो ने बातचीत में कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होगी। आज सब कुछ देख और सुनकर बहुत खुश हूँ। अब हमारे शहर रायपुर में बदलाव दिखेगा। तारिणी बताते हैं कि 4 दिन पहले ही दीदी का फोन मेरे पास आया था कि दिल्ली आने के लिए निमंत्रण मिला है। शपथ ग्रहण समारोह में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तारिणी कहते हैं दीदी हम बहनों से सबसे बड़ी है। उन्होंने हमेशा हम लोगों को ख्याल ही रखा है। पैतृक गांव ऊपर बेड़ा स्थिर आवास में भी जश्न चरम पर था। यहाँ द्रौपदी मुर्मू के दूसरे छोटे भाई दुलाराम ट्रूडो ने उनके भतीजे की बहुत दुलारी ट्रूडो बुआ सरस्वती ट्रूडो घर के आंगन में पूजा करती नजर आई। स्वजन ने कहा हम कुल देवता और धन्यवाद करते हैं। कुल देवता का धन्यवाद करते हैं, मनोकामना पूरी हो गई। गांव के बगल में बने मंडप में संताली गीतों का दौर चल रहा था। इन सबके बीच गांव घर आने वाले लोगों को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया गया। राष्ट्रपति चुनाव में महिला आदिवासी चेहरे द्रौपदी मुर्मू को उतारना भाजपा का मास्टर स्ट्रोक माना गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण बड़ी जीत के रूप में सामने आया है और प्रत्यक्ष प्रमाण भाजपा विरोधी राजनीति करने वाले दलों के प्रमुखों की पेशानी पर पड़ी सिलवटों से झलक रहा है। इस जीत के मायने मतलब उससे कहीं अधिक है जितने फिलहाल सामने दिखाई दे रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च पद पर बिठाने के भाजपा के फैसले का दूरगामी असर जनजातीय समुदायों के लिए आरक्षित सीटों पर होगा। इससे वह राज्य शुमार है जहां भाजपा चुनावी राजनीति के हाल के
वृक्षों में पिछड़ी है। हालांकि गुजरात, मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार है, लेकिन राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा आदि राज्यों में सत्ता पाना आदिवासी सुरक्षित सीटों पर जीत के बगैर सुनिश्चित नहीं होगा। इसके अलावा उत्तर पूर्व के राज्यों में भी भाजपा की पैठ बढ़ेगी। निर्माणाधीन नए संसद भवन के शीर्ष पर हाल में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस कार्यक्रम पर स्वयंभू सेकुलर वामपंथियों और उदारवादियों ने आपत्ति व्यक्त की। विमर्श बनाया गया कि स्तंभ के सिंहों की मुद्रा भाव सारनाथ में रखी मूल कृति से भी भिन्न है। असल में यह उत्कंठा शेरों के हाव भाव को लेकर ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वैदिक रीतियों के अनुरूप पूजा करने के कारण भी है। ऐसी आपत्ति बौद्धिक कपट का उदाहरण है। क्या भारत में सेकुलरवाद का अर्थ यही है कि व्यवस्था धर्म विहीन हो जाए? धर्म और मजहब दोनों अलग संज्ञा है, वैदिक संस्कृत संकीर्ण नहीं। समस्त ब्रह्मांड के कल्याण की भावना समेट हुई है। ऐसे में ऐसे मजहबी चश्मे से देखना गलत है। इसमें शांति, एकता और भाईचारे का भाव निहित है। यदि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अनावरण पर वैदिक अनुष्ठान किया तो उन्होंने उसी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाया जिसे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया गया था। अधिकांश पाठकों को 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में नेहरू का प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनेशन का स्मरण तो होगा, किंतु उससे पहले के घटनाक्रम से कुछ ही लोग परिचित होंगे। अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्र भारत को सत्ता हस्तांतरण न केवल राजनीतिक और कानूनी रूप से हुआ था, उसे वैदिक रीतियों से भी संपन्न किया गया। पंडित नेहरू ने राजकाज उसी वैदिक अनुष्ठान और श्रद्धा के साथ संभाला था, जिसका निवारण सदियों से अनेक हिंदू शासक अपने राज्याभिषेक के दौरान करते रहे हैं। इस अविस्मरणीय घटना का उल्लेख दक्षिणी भारत की कुछ तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में मिलती है। इससे संबंधित विवरण के अनुसार जब माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा कि भारत को किस अनुष्ठान से स्वतंत्रता दी जाए, तब नेहरू ने श्री राजगोपालाचार्य यानी राजा जी से परामर्श लिया और उन्होंने तमिलनाडु स्थित हिंदू मठ से पारंपरिक कर्म कांड हेतु संपर्क किया। तब मठ द्वारा स्वर्ण मंडित 5 फीट लंबा और 2 इंच मोटा राजदंड तैयार किया गया। राजदंड धर्म और शक्ति दोनों का प्रतीक होता है। भारत सरकार द्वारा विशेष विमान से उस राजदंड को 2 विशेष मुनियों के साथ दिल्ली ले आया गया। 14 अगस्त को दोनों पुजारी अपने अन्य अनुचरणों के साथ वैदिक मंत्र उच्चारण और अनुष्ठानिक वाद्य यंत्र से सुशोभित अन्य देशज परंपराओं का निवारण करते हुए नेहरू के निवास पर पहुंचे। तब पुजारियों के पास एक बड़ी चांदी की थाली थी जिसमें भगवान को समर्पित वस्त्र पीतांबर रखा हुआ था। पहले राजदंड माउंटबेटन को दिया गया, फिर उनसे लेकर उसे पवित्र गंगा जल से पवित्र कर वैदिक छंदों के साथ नेहरू को पीतांबर ओढ़ाकार सौंप दिया गया। एक पुजारी ने तंजोर से
लाए पवित्र जल को नेहरू पर छिड़क कर तिलक लगाया। उन्हें भगवान शिव को अर्पित कुछ पके हुए चावल भी दिए। वह राजदंड आज भी प्रयागराज संग्रहालय में सुरक्षित है। उसी दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आवास पर भी केले के पेड़ से बनाए गए अस्थायी लघु मंदिर में पवित्र अग्नि और प्रज्वलित की गई। इसके बावजूद बौद्धिक ध्रुवता देखिए कि इस प्रकरण को दशकों तक इसलिए छुपाया रखा गया ताकि विचित्र सेकुलर विमर्श को आगे बढ़ाया जा सके। वायसराय हाउस को जो बाद में राष्ट्रीय भवन बना, वहां 1931 से ही छतों दीवारों पर गीता के कई श्लोक अक्षरों में अंकित हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस द्वारा उकेरी गई वैदिक काल, रामायण, महाभारत, मोहनजोदड़ो, बुद्ध के उपदेश, महावीर के जीवन इत्यादि से वशीभूत है। गांधी जी के स्मारक राजघाट पर हे राम आज भी अंकित है। स्वतंत्र भारत में वैदिक अनुष्ठान के अनुरूप राज्य के कार्यक्रम का संचालन सेकुलर मूल्यों का अपमान नहीं, स्मरण और मानवीय बहुलतावादी दर्शन का उद्घोष है। सदियों पहले जब पारसी और सीरिया ईसाई अपने यहाँ मजहबी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए, तब उनका न केवल स्थानीय हिंदू शासकों और समाज द्वारा स्वागत किया गया, बल्कि उन्हें उनकी पूजा पद्धति का अनुसरण करने की स्वतंत्रता भी दी गई। भारत में पैगंबर साहब के जीवन काल में ही अरब के बाहर विश्व की पहली मस्जिद चेरामन जुम्मा मस्जिद का निर्माण 629 में हिंदू राजा चेरामन पेरुमल ने केरल में करवाया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि समावेशी भारतीय वैदिक दर्शन ना तो काफिर कुफ्र अवधारणा जैसा अहिंसू है और ना ही हितन मानसिकता एवं अनिश्वरवादी वामपंथ जैसा संकुचित है। भारत यदि धर्मनिरपेक्ष है तो संविधान के चलते नहीं, अपने हिंदू चरित्र और वैदिक परंपराओं के कारण। हिंदू चरित्र वैदिक परंपराओं के कारण पिछली सदी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के जिन क्षेत्रों में मजहबी केशवरवाद का कब्जा हुआ, वहां स्थानीय हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन अनुयायी नग्न हो गए और बहुलतावाद लोकतंत्र रूपी जीवन मूल्यों का अरहास हो गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कश्मीर के साथ शेष खंडित भारत के कई अन्य क्षेत्र इसके प्रमाण है। भारत को पंथ निरपेक्ष का आईना दिखाने वाले अक्सर पश्चिमी ईसाई देशों का स्तुतिगान करते हैं, हालांकि वह यह भूल जाते हैं कि वर्ष 1799 से 1-2 अपवादों को छोड़कर सभी अमेरिका राष्ट्रपतियों ने बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली है। ब्रिटेन में चर्च ऑफ इंग्लैंड के कुल 42 बिशप आर्चबिशप में से 26 के लिए ब्रिटेन संसद के उच्च सदन में स्थान आरक्षित है। इतना ही नहीं, शासकीय वरिष्ठता अनुक्रम में कैंटरबरी के आर्चबिशप
ब्रिटेन प्रधानमंत्री से ऊपर है। इसके उलट भारत में यदि क्रूर इस्लामी शासन को छोड़कर दे तो यहाँ धर्मनिष्ठ हिंदू राजा तो कई हुए, किंतु किसी ने भी अपनी निज आस्था को शासकीय व्यवस्था का अंग नहीं बनाया। एकमात्र अपवाद सम्राट अशोक थे। उन्होंने बौद्ध मत स्वीकार कर उसके प्रचार प्रसार में राज्य के संसाधनों का उपयोग किया। बीते 75 वर्षों से ही उन्हीं का धम्म स्तंभ भारत के प्रतीक चिन्ह के रूप में विद्यमान। सर्वोच्च अदालत ने नफरत भरे भाषणों और अफवाहों के सौदागरों से जुड़ी याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए गृह सचिव सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह विभाग से सीधे संपर्क कर 3 हफ्ते में उनसे रिपोर्ट तलब करें और उसे राज्यवार संग्रहित करें। इसके बाद गृह सचिव राज्यवार जानकारी को 6 हफ्ते में कोर्ट के समक्ष पेश करें। जस्टिस पीएम खानविलकर के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने इस संबंध में वर्ष 2018 के सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का उल्लेख कर कहा कि वह व्यवस्थागत दोष को दूर करें और फॉलो अप एक्शन भी लागू किया जाए। जस्टिस एसएस ओक और जस्टिस पाड्रीवाला की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा, यह विरोधात्मक नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने संबंधित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों से भी कहा कि वह 2 हफ्ते में गृह सचिव को ब्यूरो उपलब्ध कराए और इस बात को सुनिश्चित करें कि व्यवस्थित तरीके से दिए गए आंकड़ों का संकलन किया जा सके और उसे तय समय कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। खंडपीठ ने केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगने के साथ ही कहा कि संबंधित रिट याचिकाओं को लेकर चुनाव आयोग भी 3 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करे। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 हफ्ते के बाद होगी। कई राज्यों में भीड़ की हिंसा और नफरत भरे भाषणों की घटनाओं पर खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर गृह सचिव अपने हल्फनामे में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्ववर्ती फैसलों का भी उल्लेख करें। ऐसी घटनाओं से बचाव, सुधारात्मक कदमों और समाधान के उपायों पर दिए गए दिशा निर्देशों पर राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। सुनवाई में केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज पेश हुए। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि इस दिशा में पहला कदम यह होगा कि सभी राज्य इस विषय में सक्रिय होकर संपूर्ण जानकारी दें और इस दिशा में सुप्त से लेकर सक्रिय राज्यों का रुख स्पष्ट हो। मामले में याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय कानून आयोग की रिपोर्ट में नफरत भरे 267 भाषणों का उल्लेख किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि वह अविवाहित महिला को भी विवाहित की तरह गर्भपात का अधिकार है। इसके साथ ही कोर्ट ने अविवाहित याचिकाकर्ता को 24 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति प्रदान दी। यह खत्म हो जाएगा और गजबाए हिंद जैसे अभियान भारत में लगभग 17 वर्षों से सत्ता में कायम राजा की सरकार के रहते पटना के शरीफों वाले मोहल्ले में चलाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्यों सरकार का चेहरा तुष्टीकरण का है। 1.5 दशक से गृह सचिव और अब मुख्य सचिव वही हैं जिन्हें लगभग हर चुनाव में चुनाव आयोग पद मुक्त कर देता है।
यह समाचार स्वयं में बहुत ही चिंताजनक है। दरभंगा में दिन दहाड़े पीएफआई के समर्थन में बैरोकोट जुलूस निकाले गए। यह इतना समझने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश से दुम दुबाकर निकल रही आतंकियों के लिए ठोर बिहार ही क्यों बना। इतना भर ही नहीं, इनकी तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कराए जाने के पीछे राजनीतिक बदले की भावना और नीचा दर्शाने की सियासी महत्वाकांक्षा है। और इसी बदले की भावना के तार आतंकवादी दस्तूर से तय कर दिए गए हैं। इसलिए ही तो फुलवाड़ी शरीफ में अतर परवेज के मोबाइल में भाजपा की नुपुर शर्मा का फोन नंबर और घर का पता दर्ज है। उसने नुपुर के घर की ट्रैकी भी की। ऐसे में यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसका इरादा क्या है। पटना में फुलवाड़ी शरीफ से पकड़े गए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल आरोपियों के पास मिले दस्तावेज इस बात के सबूत हैं कि बिहार की राजधानी से आतंकी बड़ा टारगेट साधने की जुगाड़ में है। यह भी कि बिहार आतंकियों का सुरक्षित और संरक्षित ठिकाना रहा है। भारत में रहते हुए गजबाए हिंद जैसे खूंखार अभियान चलाने वाले आतंकवादी बिहार को हर तरह से सुरक्षित मानकर इसे मिशन इंडिया 2047। इस बीच एक और चिंताजनक तथ्य यह भी उभर के सामने आए हैं कि बीते दिनों बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष समापन समारोह में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में विरोध करने की तैयारियों को लेकर एनआई की सूचना पर छापेमारी के बाद चौंकाने वाली रहस्यमयी बातें आई, जिसके तार विदेश से भी जुड़े हैं। प्राप्त दस्तावेजों में यह रहस्य सामने आया है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने का लक्ष्य तय किया गया। आरोपियों के पास मिले बुकलेट में 2047 के मिशन का बारीकी से संश्लेषण किया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के आरोपियों ने मिशन इंडिया 2047 के नाम से बड़ी साजिश रची। इसमें सेना से लेकर सरकार तक पर कब्जा जमाकर देश में इस्लामिक संविधान लागू करने का मिशन शुरू कर दिया गया था। यह सब कैसे होता रहा और सरकार को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। इस बीच पटना में पुलिस की गिरफ्त में आई मरगूब अहमद के आतंकी जाल से सुरक्षा एजेंसियों के होश हवा उड़ गए। मरगूब पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक ए लबैक से संबंध बनाए हुए थे। यह गजबाए हिंद व्हाट्सएप समूह का एडमिन भी है। इस समूह में पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन समेत विभिन्न देशों के लोग जुड़े हुए हैं। हैरत वाली बात यह है कि समाज सेवा की आड़ में विदेश से फंडिंग कराकर मरगूब जैसे अनेक मुस्लिम युवा बिहार के कई कोनों में देश तोड़ने वाले खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इस बीच सिमी पर इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े रहने के सबूत सामने आ चुके हैं। यह संगठन सिमी के नए संस्करण है जो आतंक फैलाने के स्लीपिंग मॉड्यूल की तरह काम करते हैं। पीएफआई सीमांचल सहित 5 राज्यों में अपनी जमीन मजबूत करता रहा है। छपरा निवासी मोहम्मद परवेज आलम उर्दू शिक्षक है और मानता है कि एसडीपीआई पीएफआई का राजनीतिक विंग है। जांच में यह सामने आ चुका है कि तुर्की समेत कई इस्लामिक देशों की ओर से
पीएफआई समेत भारत विरोधी संगठनों को फंड मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे में यह विचारने है कि कैसे बिहार जैसे राजनीतिक संवेदनशीलता वाले प्रदेश में सरकार की नाक के नीचे एसडीपीआई राजनीतिक कारोबार का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर कदम ताल करती रही और पटना का शरीफों वाला एक हिस्सा राष्ट्रीय संहार राष्ट्रीय संहाकर मुहिम का जीवंत हिस्सा बना रहा। यह बड़ा ही विचित्र सा लगता है कि राजग सरकार के रहते उसकी नाक के नीचे इंडिया खत्म हो जाएगा। जैसा संगठन अभियान चलता रहा, मरगूब अहमद के मोबाइल से व्हाट्सएप के जरिए देश विरोधी चैटिंग लगातार ही की जाती है। इसमें इंडिया खत्म हो जाएगा जैसे पोस्ट भी शेयर किए गए। मरगूब तमाम इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देश विरोधी पोस्ट अपलोड करता रहता है। उसके मोबाइल फोन में अनेक पाकिस्तानी नागरिकों के नंबर सेव जिनसे चैटिंग करते हुए उसने भारत में खुद की आईएएस एजेंट और गजबाए हिंद का प्रमोटर होना स्वीकारा है। इस अभियान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित दूसरे इस्लामिक देशों के लोग शामिल हैं। एनआईए की सघन जांच से बिहार से लेकर विदेश तक फैले इस मजहबी विध्वंसक अभियानों के सूत्रधारों की कलाएं एक एक कर इस तरह खुलती जा रही है कि जैसे बिहार किसी बारूदी लैंडमाइंस पर स्थापित कर दिया गया हो। लगता तो यही है कि बिहार के चप्पे चप्पे पर भारत विरोधी आतंकी दस्ते मांद बनाकर छिपे बैठे हैं, जिन्हें उनका ऊपरी आवरण निकालकर नंगी आंखों से देखने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने विश्व की बढ़ती आबादी को लेकर ताजा आंकड़े जारी किए हैं। इसमें भारत के संदर्भ में हैरान करने वाली बात यह है कि 2023 में अब आबादी की दृष्टि से चीन से आगे निकल जाएगी। बढ़ती जनसंख्या सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत में यह चुनौती इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ने से जनसंख्यात्मक घनत्व बिगड़ने का आदेश जताया जा रहा है। यह परिस्थिति इसलिए भी अधिक घातक है क्योंकि पिछले वर्षों के दौरान और वर्तमान में भी ऐसे अनेक तथ्य सामने आए हैं जिनके माध्यम से यह पुष्टि हुई है कि देश में अल्पसंख्यक माना जा रहा है यह वर्ग तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है। इसके पीछे कुछ देश विरोधी ऐसे तत्व हैं जिनका उद्देश्य देश की स्वाधीनता के 100 साल पूरे होने पर यानी वर्ष 2047 में भारत में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना देना। इसके लिए कई संगठन अनेक प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वर्ग की आबादी की रफ्तार बढ़ने पर चिंता जताई। योगी आदित्यनाथ ने इस एक वर्ग की आबादी की रफ्तार बढ़ने पर चिंता जताई है क्योंकि इससे धार्मिक जनसंख्या असंतुलन की स्थिति बन सकती है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं की आबादी घटने पर कई बार चिंता जता चुका है। साथ ही हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह भी देता रहा है। कश्मीर और केरल समेत देश के अन्य सीमांत प्रदेशों में बिगड़ती जनसंख्यात्मक अनुपात के दुष्परिणाम कुछ समय से प्रत्यक्ष रूप में देखने में आ रहे हैं। बीते दशकों के दौरान कश्मीर में पुश्तैनी धरती से 5 लाख से अधिक हिंदुओं का विस्थापन हो चुका है।
वहीं बांग्लादेश घुसपैठियों के चलते असम समेत अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बदलती जनसंख्या घनत्व के कारण अक्सर दंगे के हालात उत्पन्न होते जाते हैं। इतना ही नहीं, जबरी मतांतरण पूर्वोत्तर और केरल राज्यों में बढ़ता ईसाई वचत्र ऐसी बड़ी वजह बन रही है जो देश के वर्तमान परिदृश्य को बदल सकता है। ऐसे में देश में वर्तमान में अल्पसंख्यक कहे जाने वाले एक प्रमुख समुदाय की जनसंख्या को विशेष रूप से निरंतर करने समेत आबादी निरंतर करने के लिए व्यापक उपायों को अमल में लाना होगा। इधर असम क्षेत्र में 4 करोड़ से भी ज्यादा बांग्लादेशियों ने नाजायज घुसपैठ कर यहाँ का जनसंख्यात्मक घनत्व बिगाड़ दिया है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि यहाँ नगा बड़ों और असामियों उपराष्ट्रवाद विकसित हुआ। इसकी हिंसक अभिव्यक्ति अलगाववादी आंदोलन के रूप में देखने में आती रही। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 40% आदिवासी थे और 10.5% मुसलमान, किंतु 2011 की जनगणना के मुताबिक जिले में 30% रह गए, बोडो 30% रह गए, जबकि मुसलमानों की संख्या 25% हो गई। कोकराझार से ही सट्टा है धुबरी, इस जिले में 12% मुसलमान थे, लेकिन 2011 में इनकी संख्या बढ़कर 98% हो गई। चिंताजनक तथ्य यह है कि धुबरी अब भारत का सबसे घनी मुस्लिम आबादी वाला जिला बन गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक असम के नौगांव, बारपेटा, धुबरी, बोगाईगांव और करीमनगर जैसे 9 जिलों में मुस्लिम जनसंख्याएं हिंदुओं से अधिक हो चुकी है। बांग्लादेश से सटे बंगाल के अनेक जिलों में भी मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण इस क्षेत्र में भी इस समुदाय की आबादी तुलनात्मक रूप से बढ़ गई है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि घुसपैठ ने भी आबादी का घनत्व बिगाड़ने का काम किया है। ऐसे में केंद्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऐसा कारगर रणनीति बनानी होगी ताकि घुसपैठियों की समस्याओं को समाप्त किया जा सके। और रुक करते हैं वेब सीरीज के ऊपर। मिर्जापुर और इनसाइड एज वेब सीरीज के क्रिएटर, निर्देशक और स्क्रीन राइटर करण अंशुमन कहते हैं कि वेब सीरीज की खास बात यही है, इनमें कलाकारों को रियलिस्टिक किरदार निभाने का मौका मिलता है। फिल्मों का बिजनेस अलग है, क्योंकि इन दिनों फिल्में ज्यादातर बच्चों को भी ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। फिल्मों में किरदार बुरा या अच्छा या सरल होते हैं। सीरीज के मुख्य अंतर है कि किरदार का कोई सेट ग्राफ नहीं होता। अच्छा इंसान भी गलत चीजें करने लग जाता है और बुरे इंसान के साथ भी कई बार सहानुभूति हो जाती है। मिर्जापुर के मुन्ना भाई की अगर बात करें तो कई जगहों पर उसके लिए भी बुरा लगता है जब उसको अपने कंपाउंडर दोस्त को मारना पड़ता है। यही ग्रे किरदारों का जादू। पिछले वर्ष जून में जब धरती की आंख कहे जाने वाले अमेरिकी स्पेन एजेंसी नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कार्य करना बंद कर दिया तो लगा कि खगोल विज्ञान के एक महत्वपूर्ण कार्य में बाधा आ गई है। वर्ष 1990 में पृथ्वी की निचली कक्षा में
स्थापित किए गए हब्बल टेलीस्कोप का कंप्यूटर खराब हो गया था। इस कंप्यूटर की मदद से टेलीस्कोप में लगे अन्य उपकरणों को निरंतर किया जाता था। ऐसे में नासा ने एक नई ताकतवर टेलीस्कोप को विकसित किया। यह नया टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जिससे ली गई अंतरिक्ष की तस्वीरों ने तहलका मचा दिया। अंतरिक्ष में स्थापित हब्बल से सैकड़ों गुना अधिक ताकतवर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या कर सकता है, इसका अंदाजा हाल में तब हुआ जब नासा ने इससे ली गई कुछ तस्वीरों को जारी किया। इन तस्वीरों ने एक झटके में कई चीजें साबित कर दी, जैसे यह अति प्राचीन सितारों, मंदाकिनियों और आकाश गंगाओं का मुआयना कर सकता है। हमारे सौर मंडल के बाहर लाखों प्रकाश वर्ष दूर उन जगहों की था पा सकता है जहां सितारों का जन्म हो रहा है। यह टेलीस्कोप अपने इंफ्रारेड सिस्टम की मदद से कॉस्मिक धूल के पार जाकर उन पदार्थों का करीबी चित्र ले सकता है जिन्हें हब्बल से देखना असंभव था। कहा जा सकता है कि विश्व के अब तक के सबसे बड़े स्पेस टेलीस्कोप से हाल में जो तस्वीरें मिली है वह अंदाजा दे रही है कि आखिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हमें क्या जानकारी मिलने वाली है। ये जिज्ञासा पृथ्वी के पार जीवन या कहे कि ब्रह्मांड में एक्सोप्लैनेट की उपस्थिति, ब्लैक होल, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और न्यूट्रॉन तारों के अलावा आकाशगंगाएं कैसे बनती है और तारे कैसे बनते हैं, बिगड़ते हैं आदि से जुड़ी है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि इन तमाम मौलिक सवालों के कुछ जवाब जेम्स वेब टेलीस्कोप से पूरी तरह मिल सकते हैं, लेकिन यह जरूर है कि इस नई वेधशाला ने जितनी सुगहरता और स्पष्टता के साथ ब्रह्मांड की गहराइयों की तस्वीरें भेजी है, उनसे कई रहस्यों को हल करना आसान हो सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जो शुरुआती तस्वीरें मिली हैं, उनमें से कुछ ने तो विज्ञानियों को भी चौंका दिया था। जैसे एक तस्वीर लगभग 4.5 अरब साल पुराना तारा समूह की है। हब्बल टेलीस्कोप इस बारे में पहले कुछ पता नहीं लगा सकता था। इस तरह यह पहला अवसर है जब जेम्स वेब टेलीस्कोप के माध्यम से मनुष्य समय और दूरी के हिसाब से अंतरिक्ष के दूरस्थ इलाकों तक पहुंच सका है। यह तस्वीर आकाशगंगा समुच्चय SCS 072-3 की है, यानी इस एक तस्वीर में ही हजारों आकाशगंगाएं मौजूद है। तस्वीर की व्याख्या करते हुए नासा के वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस गैलेक्सी क्लस्टर का संयुक्त द्रव्यमान एक गुरुत्वीय लेंस की तरह काम करता है। इसके पीछे कई और आकाशगंगाएं मौजूद हैं, जैसे इस लेंस की वजह से दिखाई देती है। शुरुआती ब्रह्मांड की झलक देती है। यह तस्वीरों तो केवल एक नमूना है। इस टेलीस्कोप से ब्रह्मांड के
इसी तरह के कई अनजान कोनों और रहस्यों के उजागर होने की उम्मीद की जा रही है। यह टेलीस्कोप जिन अन्य रहस्यों का कुछ अता पता दे सकेगा, उनमें पृथ्वी के अलावा इस तरह के अन्य ग्रहों की पड़ताल करना है। वैसे हाल के दशक में ऐसे लगभग 1000 एक्सोप्लैनेट यानी पृथ्वी जैसी संरचनाएं और वातावरण वाले ग्रहों का पता चला है, लेकिन उनके बारे में अब तक प्राप्त विवरण ज्यादा सटीक नहीं है। इस नई टेलीस्कोप से इस रहस्य की जांच पड़ताल हो सकती है। इसी तरह डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, आकाश गंगाओं और तारों के जिन्हें मरने के अलावा ब्लैक होल के रहस्यों पर से भी पर्दा उठने की उम्मीद की जा सकती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को जिस हबल टेलीस्कोप से तुलनात्मक रूप से 100 गुना बेहतर बताया जा रहा है, दरअसल में यह उसी हबल के उत्तराधिकार के रूप में विकसित किया गया है। इसका खाका उसी दौरान खींच लिया गया था जब हबल को लॉन्च करने का कार्यक्रम बना था। वर्ष 1999 में नासा ने जेम्स वेब स्पेस को अगली पीढ़ी का टेलीस्कोप बनाने का काम शुरू किया था, जबकि हबल को उसके अगले साल 1990 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। हबल और जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप की जरूरत इसलिए पड़ने लगी थी क्योंकि धरती पर मौजूद सभी तरह के टेलीस्कोप प्रकाश प्रदूषण आदि कई कारणों से सुदूर अंतरिक्ष के चित्र या कोई सूचना ठीक प्रकार से दर्ज नहीं कर पा रहे थे। खगोलविदों को पता चला है कि ब्रह्मांड से संबंधित सूचनाएं और आकाशगंगाओं के सटीक चित्र हासिल करने के लिए पृथ्वी की सतह से दूर वेधशालाएं अंतरिक्ष में स्थापित करनी होगी, ताकि धरती पर मौजूद प्रकाश प्रदूषण या पैदा होने वाली चमक उनके रास्ते में अड़चन न डाल सके। वैसे तो जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल का उत्तराधिकारी है, परंतु इसकी कार्य प्रणाली, इसके उपकरणों, सेंसर्स और पृथ्वी से इसकी दूरी में काफी अंतर है। जहां हबल को पृथ्वी की निचली कक्षा में महज 330 मील की दूरी पर स्थापित किया गया था, वहीं जेम्स वेब को अंतरिक्ष में 10 लाख मील दूर भेजकर वहां से सौरमंडल और ब्रह्मांड अंतरिक्ष के करीबी चित्र लेने योग्य बनाया गया। अंतरिक्ष में स्थापित यह अब तक का सबसे ताकतवर और सबसे जटिल इंफ्रारेड तकनीक से लैस टेलीस्कोप है, जो अन्य ग्रहों पर ऑक्सीजन अणुओं की था भी ले सकता है। लगभग $10 अरब की लागत वाला यह टेलीस्कोप कई मायनों में हबल से बेहतर है। इतने भारी भरकम खर्च की कुछ ठोस वजह भी है। मानव इतिहास का यह सबसे महंगा टेलीस्कोप और इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट किरणों को पकड़ने और उनका विश्लेषण करने वाले सेंसरों और लेंसों से युक्त है। 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुयाना स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किए जाने के एक महीने के बाद यह टेलीस्कोप अपनी कक्षा में पहुंच गया था। वैसे इससे पहले तस्वीर हासिल करने में लगभग 8 माह का समय लगा है। चंद्रमा के लिए अपोलो मिशन संचालित करने वाले नासा के
जेम्स ए वेब के नाम पर बनाए गए इस स्पेस टेलीस्कोप, इंफ्रारेड कैमरे और इसके लेंस ने जेम्स वेब को सबसे बेहतरीन वेधशाला बनने की ताकत दी है। इसमें लगे 21.32 फीट 6.4 मीटर के सोने से दमकते मिरर और उसकी कार्य प्रणाली ने हब्बल की तुलना में अत्यधिक सक्षम टेलीस्कोप बना दिया है। इसके लेंस का मिरर बेरिलियम धातु के 18 कोणीय टुकड़ों और 48 ग्राम सोने की परत से बना है, जो बेहद निम्न आवृत्ति वाली इंफ्रारेड को पकड़ सकता है। चूंकि ब्रह्मा अंतरिक्ष में मौजूद प्रकाश निम्न आवृत्ति वाली तरंग दैर्ध्य का है, इसलिए जेम्स वेब वह काम कर पा रहा है जो हबल नहीं कर पा रहा था। हबल हमारी आंख की तरह अल्ट्रावायलेट तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को देख पाता है, जबकि जेम्स वेब से कॉस्मिक बादलों के पार का अंतरिक्ष भी साफ दिखता है। अरबों वर्ष पहले का यह प्रकाश निम्न आवृत्ति वाली तरंग दैर्ध्य का है, जिसे हबल जैसे टेलीस्कोप से देखने संभव नहीं था। पर हम हबल के योगदान को इस मौके पर नकार नहीं सकते। इससे कोई संदेह नहीं कि हबल एक बेहतरीन और उपयोगी टेलीस्कोप था, लेकिन सौर मंडल और अंतरिक्ष से जुड़ी तमाम गुत्थियों को सुलझाने के दृष्टिकोण से अत्याधुनिक लेंस वाला जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप समय की आवश्यकता है। जब माइक्रोवेव व रेडियो टेलीस्कोपों को विकसित किया जाना है, जाहिर है कि ये और भी एडवांस्ड टेलीस्कोप होंगे, जिसमें ब्रह्मांड अंतरिक्ष से जुड़ी अनगिनत पहेलियां सुलझाई जा सकती हैं। भारत ने आंख की गतिविधियों में बच्चों की बढ़ती संलिप्तता को खतरनाक और चिंताजनक प्रवृत्ति करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने आतंक फैलाने वाले तथा उनके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने की अपील करते हुए भारत ने सुरक्षा परिषद के बाल संरक्षण दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिक राजनीतिक की अपील भी है। बच्चों एवं सशस्त्र संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय चर्चा के दौरान मंगलवार को यूएनए में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आर रविंद्र ने कहा, कोविड महामारी के कारण स्कूलों के बंद रहने का आतंकी संगठनों ने गलत फायदा उठाते हुए बच्चों को निशाना बनाया। उन्होंने कट्टरपंथी विचारधारा बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी प्रयोग किया। रविंद्र ने कहा, आतंकी संगठनों के लिए बच्चों को बरगलाना आसान है। आतंकी उनके जरिए हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। खुद की रक्षा के लिए उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल संरक्षण व आतंकरोधी एजेंडा को लागू करने के लिए अधिक समन्वित दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता है। वह चर्चा महासचिव की बच्चों एवं सशस्त्र संघर्ष रिपोर्ट जारी होने के एक हफ्ते बाद की गई। रिपोर्ट में यूएनए महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत की वैधानिक व प्रशासनिक कार्य योजना का स्वागत किया है। उन्होंने असम व जम्मू कश्मीर समेत
कई राज्यों में बाल अधिकार सेवाओं की बेहतरी पर संतोष जताया है। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 25% बच्चों की मौत बारूदी सुरंगों, हथियारों व युद्ध के बाद बचे विस्फोटक अवशेषों की चपेट में आने से हुई। रविंद्र ने कहा, भारत युद्ध क्षेत्रों में कार्यरत यूएन माइन एक्शन सर्विस, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम व अन्य एजेंसियों का समर्थन करता है। परिषद को शांति अभियानों के प्रासंगिक निर्देशों में प्राप्त बाल संरक्षण प्राविधानों व क्षमता को शामिल करने पर विचार करना चाहिए। बाल संरक्षण कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन में संबंधित देशों संग रचनात्मक जुड़ाव की भी नितांत आवश्यकता है।